हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज का लास्ट यूनिट, यानी कि यूनिट 4। एक बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो दिस इज़ न्याय सिद्धांत मुक्तावली, जो कि न्याय फिलोसफी जो है, हम उसमें देखेंगे कि न्याय फिलोसफी में लैंग्वेज को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है और उसको कैसे स्टडी किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है न्याय सिद्धांत मुक्तावली, एंड दिस इज द कारिकावली। नाउ द कारिकावली मीन्स द श्लोका। तो हमारा सबसे पहला श्लोका जो है फ्रॉम द शब्द खंडम, ओके, टेक्स्ट ट्रांसलेशन कमेंटरी शब्द खंडम। सो सबसे पहला जो हमारा है वो है पद ज्ञानम तु करणम द्वारम तत्र पदार्थ दिहि शाब्द बोधः फलम तत्र शक्ति दिहि सहकारिणी। सो इट वुड बी मच बेटर अगर आप ये कारिकावली याद कर लेंगे। मुक्तावली आप ना भी याद करें तो नाभि के मुक्तावली इज नॉट समथिंग दैट बट मुक्तावली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इट वुड बी बेटर अगर आप कारिकावली याद कर लेंगे तो। सो सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ वर्बल नॉलेज। अब नेचर ऑफ वर्बल नॉलेज, कारिकावली क्या है? जो हमारा श्लोक हमने पढ़ा था पद ज्ञानम तु कारणम, उसका मतलब है द इंस्ट्रूमेंटल कॉज ऑफ वर्बल नॉलेज इज कॉग्निशन इटसेल्फ ऑफ वर्ड्स। इट्स ऑपरेशन इज द नॉलेज दैट इज रिकलेक्शन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। वर्बल नॉलेज इज द रिजल्ट एंड द नॉलेज ऑफ द डिनोटेटिव फंक्शन इज ऑक्सिलरी, दैट इज द कॉज। तो अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि वर्बल नॉलेज का कॉज क्या है। वर्बल नॉलेज ऑफ कोर्स हमें कैसे मिलती है? जब हम वर्ड्स को कॉग्नाइज करते हैं। जो वर्ड्स, एक शब्द जो पर्सन बोल रहा है, जब हम उसको समझते हैं, उसको कॉग्नाइज करते हैं, तो वो वर्बल नॉलेज के अंदर आती है। नॉलेज और भी तरह से हो सकती है, नॉन वर्बल नॉलेज भी हो सकती है, लेकिन हम वर्बल नॉलेज की बात कर रहे हैं। तो वो वर्ड्स जो है वो स्पोकन वर्ड्स हो सकते हैं, वो रिटन वर्ड्स हो सकते हैं। इट्स ऑपरेशन इज द नॉलेज दैट इज रिकलेक्शन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। तो कॉज क्या है? वर्ड्स का कॉग्निशन। उसका ऑपरेशन क्या है? रिकलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि उसका मीनिंग। तो कॉज ऑफ वर्बल नॉलेज इज जब हम वर्ड्स को कॉग्नाइज कर रहे हैं, उस वर्बल नॉलेज को हम कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जब हम उन वर्ड्स का, जो वर्ड्स हम सुन रहे हैं, जो वर्ड्स हम कॉग्नाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो कॉग्नाइज कर रहे हैं, उन वर्ड्स के मीनिंग्स के साथ उन वर्ड्स को एसोसिएट करेंगे। वर्बल नॉलेज इज द रिजल्ट एंड द नॉलेज ऑफ द डेनोटेटिव फंक्शन इज ऑक्सिलरी। वर्बल नॉलेज इज द रिजल्ट एंड द नॉलेज ऑफ द डेनोटेटिव फंक्शन इज द कॉज। तो वर्बल नॉलेज क्या निकला? हमारा रिजल्ट, और जो कॉज है वो है हमारा नॉलेज ऑफ द डेनोटेटिव फंक्शन इज द कॉज ऑफ इट। यानी कि जो वर्ड जिस चीज़ को डिनोट कर रहा है, उस वर्ड का जो मीनिंग है, उस वर्ड का जो डेनोटेटिव फंक्शन यानी कि उसका जो मीनिंग है, जिस चीज़ को वो डिनोट कर रहा है, वो है कॉज ऑफ द वर्बल नॉलेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोला काव। काव जैसे ही आपने उसको कॉग्नाइज करा तो वो हो गया आपका वर्बल नॉलेज, ठीक है। कॉग्नाइज करने के बाद दैट इज द वर्बल नॉलेज। और जब आपने काव को एसोसिएट करा कि इट इज़ एन एनिमल, उसके तो सींग होते हैं एंड दिस एंड दैट, उससे हमें दूध मिलता है, वट एवर स्टफ, तो वो हो गया उसका कॉज। उससे हमें नॉलेज मिली, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। द मैनर ऑफ verbal knowledge is described with the words beginning with cognition itself of words, that is पद ज्ञानम त्विति। तो जैसे हमने वर्ड्स को कॉग्नाइज करा, वर्बल नॉलेज जो है वो हमारा ओरिजिन हो जाता है। इट इज़ नॉट द केस दैट अ वर्ड विच इज एक्चुअली बीइंग नोन, बीइंग हर्ड इज द इंस्ट्रूमेंटल कॉज, फॉर इवन इन द एब्सेंस ऑफ वर्ड्स देयर इज वर्बल नॉलेज, एज इन द केस ऑफ स्टैंजा एक्सेट्रा कंपोज्ड बाय अ पर्सन हु इज कीपिंग साइलेंस। द नॉलेज ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, दैट इज पदार्थ धीति, द ऑपरेशन इज द रिकलेक्शन ऑफ द वर्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्ड। तो इट इज़ लाइक उसको हम उस वर्ड को कॉग्नाइज करके उसको इम्प्लीमेंट, ऑपरेट, उसके ऊपर काम तभी कर पाएंगे जब हम उसको उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करेंगे, जब हम वर्ड के मीनिंग को रिकलेक्ट करेंगे और फिर जो हमारा सेंटेंस है, फ्रेज है, तभी हम उसको समझ पाएंगे। अदरवाइज अ पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ अ वर्ड वुड हैव वर्बल नॉलेज इवन व्हेन ही हैज परसेप्चुअल कॉग्निशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय द वर्ड। इवन द रिकलेक्शन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वर्ड शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ देयर सिग्निफिकेटरी फंक्शंस। अदरवाइज बाय मीन्स ऑफ वर्ड्स लाइक jar one can have the recollection of either through the relationship of inherence and then there would come about the verbal knowledge of ether। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं। एक हो रहा है वर्ड का हमने कॉग्नाइज करा, कॉग्निशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमने उसको देखा, हमने उसको पढ़ा, हमने उसको बोला, हमने उसको सुना, ऑल ऑफ दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कॉग्नाइजिंग द वर्ड्स। और फिर उसके बाद जब हम उस वर्ड को उसके मीनिंग के साथ रिकलेक्ट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, दैट इज व्हेन हम उसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं, उससे एक्चुअली में एक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिग्निफिकेटरी फंक्शन इज ओनली अ रिलेशन विच इज ईदर डेनोटेटिव फंक्शन और इम्प्लीकेशन। तो सिग्निफिकेटरी फंक्शन का मतलब कि वो पर्टिकुलर वर्ड किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, किस चीज़ को उसका मीनिंग क्या है, किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। इट
is here alone, that is for the recollection of the meaning of the word, which is produced by the knowledge of the word, that the knowledge of the denotative function is useful. तो उसके denotative function सिर्फ तभी यूजफुल है जब हम उसको उसके मीनिंग के साथ रिकलेक्ट करेंगे, तभी हम उस वर्ड को किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को डिनोट कर पाएंगे. If one does not have the knowledge of the denotative function earlier, even though he has the knowledge of the word, there would not arise the recollection of the meaning as related with the word. मान लो हमने जब वर्ड सुना तब हमें पता ही नहीं उस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो हम उसको नहीं ऑपरेट कर पाएंगे. उसके लिए हमें सबसे पहले वर्ड को सुनने से पहले उसका मीनिंग पता होना, उसका डेनोटेटिव फंक्शन जो है वो हमें रिकलेक्ट करना जरूरी है, उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट करना जरूरी है. दिस इज बिकॉज द नॉलेज ऑफ वर्ड ब्रिंग्स अबाउट द रिकलेक्शन ऑफ इट्स मीनिंग इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग द नॉलेज ऑफ द रिलेटिव. द ओपिनियन ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूल इज एज फॉलोज. डेनोटेटिव फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड विद दैट वर्ड. तो डेनोटेटिव फंक्शन क्या होता है, वो शब्द और उस शब्द का मीनिंग उन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना. एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द विल ऑफ गॉड, विच फ्रॉम दिस वर्ड दिस मीनिंग इज टू बी अंडरस्टूड. Recent names given by parents and so on have indeed denotative functions because with reference to them there is the will of God in the following way. On the 11th day a father should give a name to his child, but terms coined by moderns alone have no denotative function. The modern Nyayikas hold that will of God is not the denotative function but merely will, and therefore they say that terms coined by moderns alone have indeed denotative functions. So what we mean, the crux of this is कि एक वर्ड का डेनोटेटिव फंक्शन इज वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, और हमें उस वर्ड का मीनिंग, उस वर्ड का डेनोटेटिव फंक्शन भी जानना ज़रूरी है. मतलब उसका डेनोटेटिव फंक्शन हमें पता ही तब चलेगा जब हमें उस वर्ड का मीनिंग पता होगा. हमने काव बोला, हमने बोला कि द काव इज ईटिंग द ग्रास. अब हमें पता ही नहीं है कि काव का मतलब क्या है, तो डैश इज काव इज ईटिंग द ग्रास मतलब हम समझ लेंगे कि काव कोई पर्सन हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, हमें पता ही नहीं है काव है क्या. तो हम कैसे डिनोट करेंगे कि एक्चुअली में वो गाय है जो घास खा रही है. नाउ हियर अब जो हमारे पास हमारा नेक्स्ट कार्यकावली आता है वो है आसक्तिर योग्यता कांक्षा तात्पर्य ज्ञानम इष्यते कारणम संविधानम तु पदस्या सत्तिरुच्यते. दैट इज द 4 causes of verbal knowledge. तो हमारे पास 4 causes of verbal knowledge है. वी हैव आसक्ति, वी हैव योग्यता, वी हैव आकांक्षा, एक्सपेक्टेंसी एंड वी हैव तात्पर्य इंटेंशन. सो अब हम एक एक करके देखेंगे. देयर इज ऑल्सो वेरी ईजी. अब हमारे पास सबसे पहले कॉज द वर्बल नॉलेज में है कॉन्टिग्विटी, दैट इज आसक्ति. द नॉलेज ऑफ कॉन्टिग्विटी, सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी, सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी एंड द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर आर द कॉजेज ऑफ वर्बल एप्रीहेंशन. द juxtaposition of words is called contiguity. तो हमारे पास क्या है, नॉलेज ऑफ कॉन्टिग्विटी विच इज आसक्ति, सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी विच इज योग्यता, वी हैव सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी विच इज आकांक्षा एंड द इंटेंशन विच इज द तात्पर्य. ये सारे हैं वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, जो भी वर्ड्स बोले हैं उसको समझने के, उसको कॉम्प्रीहेंड करने के, प्रॉपरली समझने के कॉजेज हैं ये. सो juxtaposition of words is called contiguity. So contiguity that is asakti ityadi, contiguity etc. The knowledge of contiguity, knowledge of semantic competency, syntactic expectancy and knowledge of the intention, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये चारों है वर्बल नॉलेज के कॉजेज. अब जो ऑथर है जो हमें एक्सप्लेन करते हैं द नेचर ऑफ कॉन्टिग्विटी विद द वर्ड्स juxtaposition, that is सन्निधम त्विति. Now what is this? Juxtaposition और सानिध्य we means continuity एक तरीके से, not continuity, we would say proximity या फिर closeness. तो सानिध्य या juxtaposition मतलब जब हम एक दो चीज़ों को बिल्कुल साइड बाय साइड प्लेस कर रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास बिसाइड्स प्लेस कर रहे हैं. सो कॉन्टिग्विटी या फिर आसक्ति का मतलब होता है द नॉलेज ऑफ द juxtaposition of 2 words, the semantic connection of whose meaning is intended by the speaker is the cause of verbal knowledge. Juxtaposition जब हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के जस्ट पास में, जस्ट बाद में प्लेस कर रहे हैं, जैसे काउ इज ईटिंग द ग्रास, तो काउ इज, जब हमने काउ इज ईटिंग तो काउ इज, दैट इज यू नो. एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजनेस, कि हम काउ के बाद इसको प्लेस कर रहे हैं, तो ये वर्बल नॉलेज का. अब मैंने बोला था काउ वॉज ईटिंग, तो जब मैंने काउ और वॉज बोला, ऑफकोर्स इसका ये हम दूसरे उसकी बात कर रहे हैं, दिस इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, लेकिन मैं बस आपको पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स बता रही हूँ. देयरफॉर फ्रॉम द सीरीज ऑफ वर्ड्स सच एज द हिल ईटन हैविंग फायर बाय देवदत्ता. सो देयर इज नो वर्बल नॉलेज, द हिल ईटन हैविंग फायर बाय देवदत्ता. सो इसका कोई मतलब ही निकल के नहीं आता है. क्यों? क्योंकि इस सीरीज ऑफ वर्ड्स में ब्लू जार, सब्सटेंस, क्लॉथ एंड सो ऑन, देयर इज नो कंटिग्विटी. तो जब हम एक सीरीज ऑफ वर्ड्स बोल रहे हैं तो एक कॉन्टिग्विटी होनी चाहिए कि एक के बाद एक जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका आपस में कोई मीनिंग होना चाहिए. हमने बोला ब्लू जार, सब्सटेंस, क्लॉथ, ये
वर्ड्स एक दूसरे के बाद तो प्लेस हो रहे हैं, लेकिन इन वर्ड्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कॉन्टिग्विटी नहीं है। तो ब्लू के बाद हमने जार को प्लेस कर दिया, लेकिन जार के बाद सब्सटेंस को प्लेस कर दिया, तो द ब्लू कलर जार इज अ सब्सटेंस विथ द क्लॉथ। जब हमने इस तरह से उसको कॉन्टिग्यूस करा, तब जाके हमारे पास एक उसका मीनिंग निकल के आया। फ्रॉम एरोनियस कॉग्निशन ऑफ कॉन्टिग्विटी देयर इज वर्बल नॉलेज। इन फैक्ट देयर इज नो नीड ऑफ द नॉलेज ऑफ juxtaposition of words, even though there is absence of erroneous verbal cognition owing to a mistaken notion of contiguity. There is no harm, that is there is no impossibility of true verbal knowledge even though there is erroneous cognition of contiguity. अब जैसे कि हो सकता है कि एक जो पर्सन है वो बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा होगा, एंड लेट्स से द ब्लू फ्लावर इन द जार इज अ सब्सटेंस कवर्ड विथ क्लॉथ। जस्ट अ वेरी रैंडम एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब मान लो इसमें से किसी ने बहुत ढंग से अच्छे से नहीं सुना और उसको सिर्फ सुनाई दिया ब्लू जार सब्सटेंस एंड क्लॉथ, तो दिस इज एरोनियस कॉग्निशन, यानी वो उसका जो मीनिंग इंटरप्रिटेशन होगा वो सही नहीं होगा, वो गलत होगा। द ऑब्जेक्शन दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द रिकलेक्शन ऑफ वर्ड्स एज कॉन्टिग्युअस बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकलेक्शन ऑफ द प्रीसीडिंग वर्ड्स बाय द रिकलेक्शन ऑफ द सक्सीडिंग वर्ड्स इन सच अ सेंटेंस एज देवदत्त with umbrella, earring and dress cannot be admitted. This is because after the impressions arising from the experience of each word, the recollection of all words arises as contiguous. तो यहाँ पर हम जो recollection कर रहे हैं, यानी कि जो words जो है वो एक दूसरे के बाद तो एक दूसरे के बाद place हो रहे हैं, लेकिन they are next to each other but they are not in contact with each other, they don't have a meaning with each other, उनका मीनिंग नहीं है। ब्लू के बाद जार है, जार के बाद सब्सटेंस है, तो एक दूसरे के बाद तो प्लेस हो रहे हैं, लेकिन वो मीनिंगफुल तरह से नहीं है, उनका कॉन्टैक्ट नहीं है आपस में। जस्ट एज बाय मीन्स ऑफ डाइवर्स कॉन्टैक्ट्स ऑफ आई विद द ऑब्जेक्ट्स with its objects there arises a single perception, so also it is possible for diverse impressions of different words to give rise to a single recollection of all the words. This is because the knowledge of the last letter combined with the impressions of all the words revives the recollective impression of words. Otherwise how can there be the recollection of a single word by means of impressions of different letters? तो एक वर्ड को हम अलग अलग लेटर्स से कैसे, हमने जैसे ही बोला कि सब्सटेंस, या लेट्स से कि हमने बोला फ्लावर, तो FLOWER, अब ये तो बहुत सारे लेटर्स को हमने आपस में प्लेस कर दिया, लेकिन वो जो प्लेसमेंट है लेटर्स का वो एक मीनिंगफुल प्लेसमेंट है। W के बाद E के बाद जो R हो रहा है, ये जो कॉन्टैक्ट हो रहा है एक दूसरे का, हमने बोला कि BCABFTG, BCADFTG, ये भी एक रिकलेक्शन है, लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ वर्ड। ये वर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि एक लेटर दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं है। दो B के बाद C, C के बाद D, D के बाद A प्लेस्ड है, लेकिन ये आपस में कॉन्टैक्ट नहीं करे। दिस इज नॉट अ कॉन्टिग्युअस एलोकेशन, तो ये एक कंटिग्विटी में प्लेस्ड नहीं है, इसी वजह से उसका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आता है। अदरवाइज हाउ कैन देयर बी द रिकलेक्शन ऑफ अ सिंगल वर्ड बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट लेटर्स? तो फ्लावर हमने बोला तो हमें उससे एक वर्ड कैसे निकल गया था? क्योंकि जो प्लेसिंग है लेटर्स की, F के बाद L, L के बाद O, ये एक मीनिंगफुल प्लेसमेंट है। बट सम न्यायिकास होल्ड द व्यू दैट बाय मीन्स ऑफ द रिकलेक्शन ऑफ ऑल द मीनिंग्स of the words after the manner of pigeons in a threshing floor, there arises simultaneously verbal knowledge in the form of knowledge of semantic connection of all meanings as actions, root meanings, and that which helps to bring about actions, karaka. Just as those pigeons, old, full-grown and young ones, simultaneously fall on the threshing floor, similarly all the meanings of the word are semantically connected simultaneously with another. Others, however, say that the meaning of a word is first cognized by words themselves as semantically connected with whatever meaning which is expected, semantically competent and contiguous. तो जब तक contiguously words place नहीं होंगे, उसको मीनिंग को कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दिस वेरी सेम वे आफ्टर द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द, कुछ लोगों का ये भी कहना है हालांकि कि ज़रूरी नहीं है, जैसे हमने बोला कि पिजन्स जो है वो फ्लोर पे गिरे हुए हैं, तो अब इसमें पिजन्स में ओल्ड पिजन्स, न्यू पिजन्स, वाइट पिजन्स, ग्रे पिजन्स, सारी पिजन्स आ जाते हैं, लेकिन फॉर सम पीपल this is not true. By means of this, eternal word is also in this very same way, after the comprehension of the meanings of the part of the sentence, through the recollection of the meanings of words, the comprehension of the meaning of the full sentence arises. तो एक सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, हम सबसे पहले इंडिविजुअल वर्ड्स को कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसको समझते हैं। काउ इज ईटिंग द ग्रास, काउ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ईटिंग का मतलब क्या है, ग्रास का मतलब क्या है। फिर हम वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उस पूरे सेंटेंस को पुट टुगेदर करते हैं, जब हमें पूरे सेंटेंस का मीनिंग पता चलता है। By means of this, eternal word also is rejected. This is because the recollection of words can be explained by means of the knowledge of the last letter of the word combined with impressions of all the letters of the word which manifests this phota, that is phota. This also is to be understood. Where the word door is uttered, the verbal knowledge arises by means of the knowledge of the word shut, and not by means of knowledge of its meaning in the form of shutting, that etc. The cause of the verbal knowledge of a particular meaning is the recollection of that particular meaning which is produced by the word. तो of course जब हमने door बोला, shut the door, एक तरह से जब हम एक वर्ड बोलते हैं उससे एसोसिएटेड हम बहुत सारे मीनिंग्स भी उसके साथ रिकलेक्ट करते हैं। Besides, how can there be verbal knowledge by means of the word denoting the object of action without the word denoting action, since among the words denoting
denoting action as well as the object of action, the word denoting the object of action has syntactic expectancy only with the word which denotes action. In the same way, since its expressions like for flowers, etc., the use of the dative case ending cannot be explained without supplying the word डिज़ायर्स, प्रियति, द सप्लाई वर्ड इज नेसेसरी. अब हम यहाँ पे हमने सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी की बात करी, हमने सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी की बात करी. ये सारे कॉजेज जो है इसको भी हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे. सो पदार्थे तत्र तद्वता योग्यता परिकीर्तिता. So that is what is योग्यता. योग्यता means semantic competency. The connection of one meaning with another meaning is called semantic competency. के एक मीनिंग का दूसरे मीनिंग के साथ कनेक्शन होना. अब ऑथर क्या करते हैं, semantic competency को डिफाइन करते हैं. semantic competency मतलब मीनिंग, पदार्थ इति. The meaning of the statement in K is the semantic competency is the relation of one meaning with another meaning. हम semantic competency की बात कर रहे हैं, हम उस वर्ड के मीनिंग की बात कर रहे हैं. There arises no verbal knowledge from sentences such as he waters with fire. अब एक मीनिंग दूसरे के साथ कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. ही वाटर्स विद फायर, हमें सबका मीनिंग पता है, हमें ही का मतलब पता है, वाटर का मतलब पता है, विथ का मतलब पता है, फायर का मतलब पता है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज नहीं है. नॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी नहीं है. एक मीनिंग जो है वो दूसरे मीनिंग के साथ एसोसिएट नहीं कर रहा है. नाउ इट मे बी ऑब्जेक्टेड दैट एवरीवेयर बिफोर वर्बल नॉलेज टेक्स प्लेस देयर इज नो नॉलेज ऑफ सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी बिकॉज द कनेक्शन ऑफ मीनिंग्स इज नॉट असर्टेन अर्लियर. तो ये चीज़ ऑफकोर्स बोलने को आती है कि जहाँ पर भी हम वर्बल नॉलेज की बात करते हैं तो वर्बल नॉलेज यानी सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी हमेशा पढ़ने के बाद ही आती है. हमने जब जैसे बोला काउ इज़ ईटिंग द ग्रास, तो काउ इज़ ईटिंग द ग्रास की जो सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी है, जो उसका मीनिंग है, हमने बोला काउ इज़ ईटिंग द ग्रास, हमने बोला द बेबी इज़ ईटिंग द फूड. दोनों में ईटिंग इज़ द का यूज़ हो रहा है, लेकिन सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी दोनों की हमें सब बाद में समझ में आती है जब हम उसके मीनिंग को सबसे पहले समझते हैं. सो दिस ऑब्जेक्शन इज टू बी रिजेक्टेड बिकॉज व्हेन पर्टिकुलर मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर रिमेंबर्ड इट इज़ पॉसिबल टू हैव द नॉलेज ऑफ सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी इन सम प्लेसेस एज डाउट एंड इन सम अदर प्लेसेस एज सर्टेनिटी. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम कई बार अक्सर हम एक वर्ड के पर्टिकुलर मीनिंग के साथ उसको एसोसिएट करते हैं, जिस वजह से होता क्या है कि सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी अराइज होती है कि पहले अराइज हो जाती है. बिकॉज समवेयर हम डाउट में होते हैं, कई जगह पे तो हम श्योर होते हैं कि इसका मतलब क्या निकल के. फॉर एग्जाम्पल यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हाट इज़ योर नेम और समबडी आंसर्स माई नेम इज़ राहुल. सो इन सच अ केस जो माई नेम इज़, नाउ we have some kind of an idea of the semantic competency of this sentence already. The modern Naikas, however, hold that the knowledge of semantic competency is not the cause of verbal knowledge. In sentences such as he waters with fire and so on, there is no verbal knowledge because of the hindrance owing to the certainty of the absence of semantic competency in the form of the absence of the state of having fire as the instrumental cause of watering. Since the certainty of the absence of a particular thing is that which causes hindrance for all forms of knowledge of that particular thing except for the knowledge produced by normal sense contact or by a particular kind of defect, it follows that is the certainty of the absence of a particular thing is established as that which causes hindrance for the verbal knowledge also. It is also not established because of the delay of the knowledge of semantic competency, there is a delay of verbal knowledge. So semantic competency is something जो कि एक स्टेप बाद में होती है, जिस वजह से कई का एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि it delays verbal knowledge. And many modern Naikas also do not actually believe semantic competency to be a cause of verbal knowledge, कि semantic competency actually में verbal knowledge की cause है. But then again we are talking about the very traditional the very traditional 4 causes. The third one that we have is akansa, that is yat padena vina yasya nanu bhavaktas bhaveta akansa. Now we have the third one, that is syntactic expectancy. Syntactic expectancy matlab a word has syntactic expectancy with another word without which it cannot produce knowledge. एक वर्ड की दूसरे वर्ड के साथ सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी होती है जिसके बिना वो वर्बल नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है. कैसे? अब ऑथर हमें एक्सप्लेन करते हैं कि सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी विद द वर्ड्स अ वर्ड एटसेट्रा. अ वर्ड हैज सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी विद दैट वर्ड विदाउट विच इट कैन नॉट प्रोड्यूस वर्बल नॉलेज. तो सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी मतलब एक वर्ड और दूसरा वर्ड. तो लेट्स से वर्ड ए एंड वर्ड बी. एक वर्ड ए जिसके बिना वर्ड बी नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी. A word denoting karaka, that is which is related to kriya, does not produce verbal knowledge without the word denoting kriya, that is action, therefore the former, that is word denoting karaka. And syntactic expectancy with the latter, that is the word denoting kriya. तो कारिका का क्रिया के साथ syntactic expectancy होता है. In fact, the purpose of the juxtaposition of words denoting karika and verbs is already accomplished by means of contiguity. तो कहीं ना कहीं जब हम contiguity की बात करते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ contiguity में आते हैं, there is a difference between continuity and contiguity. इन दोनों के बीच में there is a difference.
However, the cause of the verbal knowledge that the state of being the object of an action denoted by a verb exists in jar is the knowledge of syntactic expectancy in the form of the accusative case coming after the word jar. Therefore, a series of words like jar being the object of an action denoted by a verb, the action of bringing, effort, etc. does not produce verbal knowledge. By the sentence such as I am eti putro, whatever it is written, verbal knowledge is produced because of the knowledge of the intention of the speaker. That word king being connected with the word son should produce verbal knowledge connecting king with his son. But if there is the knowledge that the intention of the speaker is that the word king is to be connected with the word man, then the verbal knowledge connecting king with man would indeed be produced. So syntactic expectancy में of course अब हमें यहाँ पर intention of speaker भी बहुत ज़रूरी है. Now ये जो है these four causes of knowledge, these are the necessary conditions and these are also the sufficient conditions according to ये traditional text न्याय सिद्धांत मुक्तावली के according ये necessary भी है और ये sufficient conditions भी है. तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तात्पर्य नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ 3 कॉजेज से हमने बोल दिया. नो, ऑल 4 कॉजेज आर सफिशिएंट. अब हम बात कर रहे हैं वक्तुर इच्छा तो तात्पर्य परिकीर्तितम, दैट इज तात्पर्य इंटेंशन ऑफ द स्पीकर की वो किस इंटेंशन से बोला गया है. अभी हम वीडियो के एंड में जो जितने भी 4 कॉजेज है सबका हम विद एन एग्जाम्पल भी समझेंगे विच वुड एक्चुअली मेक इट अ लॉट ईजियर एंड अ लॉट क्लियर. और ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, पूरे इंटरनेट पर आपको बहुत ईजिली एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. इट इज स्टेटेड दैट द डिजायर ऑफ द स्पीकर इज इंटेंशन, कि किस डिजायर और किस इंटेंशन से स्पीकर क्या बोलना चाह रहे हैं. नाउ द ऑथर डिस्क्राइब्स द intention, that is the desire of the speaker, कि speaker क्यों इन words को utter कर रहे हैं. If the knowledge of the intention of the speaker were not a cause, then from such a sentence bring सेंधवा. हमने एक एग्जाम्पल देखा bring सेंधवा. अब सेंधवा जो है वो घोड़े के लिए भी यूज़ हो सकता है, वो नमक के लिए भी हो सकता है, लेकिन हमें इंटेंशन स्पीकर का कैसे पता चलता है? हमें उसकी प्लेस से, उसकी कॉन्टेक्स्ट से, कि एक पर्सन है जो बैठ के शाम को खाना खा रहा है और वो अपनी वाइफ को बोलता है ब्रिंग सेंधवा, तो इसका मतलब कि वो नमक की ही बात करे क्योंकि कॉन्टेक्स्ट वो है, वो बैठ के खाना खा रहा है. सो ही वुड नॉट आस्क फॉर हॉर्स कि तुम घोड़े को लेकर आओ. Nor could it be argued that the context etc. which would bring about the knowledge of the intention of the speaker is the cause of the verbal knowledge, because they lack a consecutive characteristic. If it is argued that there is consecutive characteristic in as far as they produce the knowledge of the intention of the speaker, then for the sake of logical simplicity it would be better to accept the knowledge of the intention of the speaker as a cause of knowledge of the verbal knowledge. In the same manner, even in the case of the Vedas, existence of God is postulated in order that there should be knowledge of the intention of speaker. So Vedas के केस में भी intention of speaker बहुत सिंपल है. तात्पर्य हिंदी में भी कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्पीकर का टोन क्या है. हमने बोला कि बैठ जाओ, दिस इज द टोन ऑफ द स्पीकर वुड से कि हाँ वो बहुत आराम से सजेस्टिंग कि हाँ तुम बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ. तो इसका मतलब गुस्से में बोला जा रहा है. टोन ऑफ द स्पीकर, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पीकर, कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है. Nor should it be argued that there is no dissolution and therefore there is also no beginning of creation, because dissolution is described in the Vedas. In the same way, in the case of verbal knowledge which is produced by the words of a parrot, also the knowledge of the intention of God is the cause. In the case of the verbal knowledge which is produced by the words of a parrot which does not correspond to reality, the cause is only the knowledge of the intention of the teacher. तो जब हम ऐसी चीज़ों की बात करें जो अनरियल है, जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, उसमें भी इंटेंशन ऑफ स्पीकर बहुत मैटर करता है. Others, however, hold that the knowledge of the speaker is the cause, only in some places where there are different meanings. कुछ का मानना ये भी कि इंटेंशन हर जगह एक कॉज नहीं है, सिर्फ उन जगहों पर जहाँ पर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं वहाँ पर इंटेंशन ऑफ स्पीकर मैटर करता है, वरना जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि एक वर्ड का एक ही मीनिंग है वहाँ पर स्पीकर का इंटेंशन इतना मैटर नहीं करता है. सो फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ अ पैरेट देयर इज वर्बल नॉलेज इवन विदाउट द नॉलेज ऑफ द इंटेंशन ऑफ स्पीकर. तो वर्ड्स ऑफ अ पैरेट जैसे बोला, तो मतलब कई जगहों पर जहाँ पर उसका कोई डबल मीनिंग नहीं निकल सकता, किसी वर्ड की डिफरेंट मीनिंग नहीं निकल सकते, उन केसेस में एक स्पीकर के इंटेंशन की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है. दे से दैट इन द केस ऑफ द वेदास हाउएवर द मीनिंग इज डिटर्मिन्ड बाय मीन्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन व्हिच आर विदाउट बिगनिंग. अब हम यहाँ पर जो चारों कॉजेज है उसके लिए बहुत कॉमन से एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं. हमने जैसे ही हमने बोला आसक्ति, कॉन्टिग्विटी. आसक्ति मतलब कि जब वर्ड्स को कैसे कॉन्टिग्विटी में हमें बोलना है. सो नाउ हमने जैसे आसक्ति का अगर हम एक एग्जाम्पल देखें विच इज़ कॉन्टिग्विटी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके ये जो संस्कृत टर्म्स हैं उसको भी आप याद कर रहे हैं. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि यू यूज़ ऑल द साइंस एंड सिम्बल्स ऑल्सो अकॉर्डिंगली एंड प्रॉपरली. सो contiguity and asakti. For example, कि a sentence has been spoken, the king, and then थोड़ी देर का pause हो जाता है, is coming. This is contiguity. The king बोल के छोड़ दिया और फिर कुछ देर का pause है, फिर उसके बाद is coming. तो यहाँ पर एक contiguity दिखना चाहिए, which is invalid. The king पॉज इज कमिंग, जब ये एक कॉन्टिग्विटी में सुना जाए तभी ओके पॉज हो सकता है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि उसके बीच में कोई पॉज नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सुनने वाला है, जो लिसनर है, उसे वो पूरा सेंटेंस कॉन्टिग्विटी में सुनना है.
किसी ने बोला द किंग, और जैसे वो पॉज लिया कोई दूसरा पर्सन आ गया और उसने सिर्फ इतना से आधा सेंटेंस सुना इज़ कमिंग, तो इज़ कमिंग का कोई मतलब निकल के नहीं आ सकता, विच मीन्स कॉन्टिग्विटी। फिर हमारे पास है योग्यता, सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी। इसका मतलब जैसे कि एग्जाम्पल हम देखिए, ब्रिंग कोल्ड वाटर, सो ब्रिंग कोल्ड वाटर ठीक है, लेकिन अगर हमने बोला ब्रिंग हॉट आइस, सो ब्रिंग हॉट आइस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आइस हॉट होती ही नहीं है। सो यहाँ पर सिमेंटिक कॉम्पिटेंसी होना चाहिए कि एक वर्ड का मीनिंग जो है वो दूसरे के साथ प्रॉपर्ली एसोसिएटेड होना चाहिए सिमेंटिकली, ऐसा नहीं हॉट आइस हमने बोला तो हॉट आइस का दैट इज़ इनवैलिड नॉलेज। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है आकांक्षा, जैसे कि हमने बोला ब्रिंग द काउ। अब जब हमने बोला ब्रिंग, तो ब्रिंग मतलब हम कुछ एक्सपेक्ट करें, दैट इज सिंटैक्टिक एक्सपेक्टेंसी। ब्रिंग, यस, क्या ब्रिंग, ब्रिंग व्हाट, जब हमने उसको कंप्लीट करा सेंटेंस को, ब्रिंग वाटर, ब्रिंग द फूड, तब जाके वो एक्सपेक्टेंसी कंप्लीट हो रही है। सो सिर्फ ब्रिंग बोल देना या सिर्फ दैट इज़ एक्चुअली इनकम्प्लीट। इसीलिए आकांक्षा, एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें, आकांक्षा। एंड देन फोर्थ इज तात्पर्य, इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा, ही इज़ अ लायन। अब ही इज़ अ लायन जो है वो बहुत तरह से यूज़ हो सकता है। ही इज़ अ लायन हो सकता है कि हम एक्चुअली में एक जानवर की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि लायन को मेटाफोरिकली बोल रहे हैं कि हाँ वो शेर की तरह ताकतवर है, ब्रेव है। सो ही इज़ अ लायन जो है वो मेटाफोरिकली भी यूज हो सकता है, इसलिए इंटेंशन ऑफ द स्पीकर ऑल्सो मैटर्स।